ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखे थे 5 और 6 आई थिंक कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस देखे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं, हाउ टू एनालाइज देम। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि आपको सीसेट में भी एनालाइज करना होता है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन की ये बात कर रहा है, कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। ध्यान वही रूल रखना है, सबसे पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको अपना पैसेज। सबसे पहले जाना है आपको ऑप्शंस पे। देखो ऑप्शन नंबर डी कहता है मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन। अगर मैं इसको आपके लिए हिंदी में पढ़ दूं तो कहते हैं कि लोग अपने ही धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते। अगर आप आज के टाइम पे भी देखोगे कि आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम है कि लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते। मुझे लगता है आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को कुछ हद से ज्यादा समझ गए हैं, इसलिए दूसरे के धार्मिक संप्रदाय को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इसका मतलब ये तो देख के ही पता चल रहा है गलत है। आपको कुछ नहीं करना है, जनरल अपने से चीजें लगा के चलनी है, अपनी फैमिली अपनी सोसाइटी से चला लेके चलनी है, क्योंकि कोई भी चीजें आपकी सोसाइटी से बाहर तो हो नहीं सकती। और बेशक से वो कॉम्प्रीहेंशन है, बट फिर भी हम इसको देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन में भी। दूसरा कह रहा है रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ ए मैन। यूनिटी ऑफ ए मैन को इग्नोर करने का की तरफ। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो लग रही है ठीक। अगर मैं इसको आपके लिए हिंदी में भी पढ़ दूं कि धार्मिक संप्रदाय में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है, ये सही बात है। क्योंकि आप किसी भी धर्म के लोगों को देखोगे, सबको अपना धर्म सबसे बेस्ट लगता है और दूसरे के धर्म को लोग कमतर समझते हैं। इसलिए क्या है, यूनिटी पे बात नहीं करते वो लोग, अपनी रिलीजियस चीजों पे बात करते हैं। ओके, कि हमारा रिलीजन इतना अच्छा है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन। इज इट अ ड्यूटी? नो। आप जीएस की नॉलेज यूज करनी, बेशक बिल्कुल यूज करनी है। क्या हर किसी की ड्यूटी है कि वो अपने धर्म को फैलाए? नहीं, इट इज नॉट द ड्यूटी, इट इज योर राइट। आर्टिकल 25 से 28 में कहता है आपका राइट है टू प्रोपेगेट योर रिलीजियस डिनोमिनेशन। बट ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी नहीं है, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ चुके हैं, आप ड्यूटी नहीं है आपकी। तो ये यहीं से डायरेक्ट गलत हो जाएगा। अब बिल्कुल नहीं सोच के चलना है इस चीज को कि जीएस की नॉलेज यूज हो रही है, होएगी, सीसेट में भी होएगी। नो मैन कैन लिव विदाउट अडहेरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। बिना धार्मिक संप्रदाय अपनाए तो लोग रह ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, यहां से समझ में आता आंसर होगा सी। पर इंसानी प्रवृत्ति है, बिलीव कम करते हैं हम लोग। जाके देखते हैं क्या कहता है। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी ए जज ऑफ हिज ओन रिलीजन देयर इज नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज रॉन्ग। वो कह रहा है अगर तुम अपने को समझने जाओगे तुम्हें कुछ गलत नहीं लगेगा। इसका मतलब तुम तो समझते हो अपने आप को, ये कह रहा है, यानी डी ऑप्शन गलत हो जाता है। बट इफ दे आर टू बी ए जज ऑफ, अगर किसी दूसरे के धर्म को समझने लगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें पता चले सच है। एंड देयर फोर all the world is right और all the world is wrong in the matter of religion। यानी सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है। वो क्या है, सिर्फ धर्म। अगर आपके धर्म में के हिसाब से लोग कहते हैं ये चीज सही है तो सही है, और अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो वो चीज है। इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिटी की बात नहीं कर रहा, वो एक धर्म अपने आप को ठीक बता रहा है, दूसरे को गलत बता रहा है। दैट मीन्स वो यूनिटी की बात कहाँ कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां से क्या है, और नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो इन दो में कंफ्यूजन होगी थोड़ा बहुत जो भी होगी। यहाँ पे तो होना ही नहीं चाहिए। ये कह रहा है ड्यूटी है, ड्यूटी नहीं है। क्या आप फैला रहे हो अपने धर्म को? अगर आपकी ड्यूटी होती तो आप रोज ऑफिस जाना छोड़ के, यूपीएससी की पढ़ाई करना छोड़ के अपने धर्म को फैला रहे थे, बट आप ऐसा नहीं कर रहे। दैट मीन्स इट इज नॉट योर ड्यूटी, बट इज इट योर राइट? यस, बिल्कुल आपका राइट है। यहाँ पे उन्होंने बोला कोई भी बंदा रह ही नहीं सकता, तो ऐसा भी नहीं है। कोई हर लोग धर्म से जुड़े थोड़ी होते हैं, कुछ लोग इनसे अलग भी होते हैं, नास्तिक प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं। मोस्ट लॉजिकल और रेशनल इंटरफेरेंस क्या निकलता है? ओके, डी पे चलो। इट इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे ना ये वर्ड्स आपको लिखने हैं। टेंड टू इग्नोर, इग्नोर करने की प्रवृत्ति है, टेंड टू इग्नोर प्रवृत्ति है। ओके, नो मैन लिव विदाउट, नेगेटिव स्टेटमेंट है, मल्टीपल नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ड्यूटी है यानी फिक्स कर दिया, तो वो चीज आप ध्यान दो। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टेब्लिश ए गुड डोमिनियन। इम्पॉसिबल है कि वो एक गुड डोमिनियन, अधिराज्य जिसको हिंदी में बोले तो उसको इम्पॉसिबल है कि वो एस्टेब्लिश करे। ऐसा है? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल चीजें तो कुछ भी नहीं है।
दैट डोमिनियन इज बेस्ट, वो डोमिनियन बेस्ट होगी विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज लॉस फॉर गुड सिटीजन, यानी वो डोमिनियन सबसे अच्छा होगा जो कि यूनिटी को, एकता को एम लेके चलता है और उनके पास सिटीजन नागरिकता के लिए अच्छे लॉ बने हुए, मतलब अच्छी नागरिकता के लिए लॉ बने हुए हैं। मतलब ये स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट लग रही है, ठीक है। नहीं पता भी पैसेज ये बात कह रहा है या नहीं कह रहा है। इट इज नॉट द पीपल, लोग नहीं, बट द सॉवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, कि आप लोग नहीं है, सॉवरेन यानी सरकारें ही रिस्पॉन्सिबल है सारी प्रॉब्लम की। अति, ये भी क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सेडिशन, वॉर एंड ब्रीच ऑफ लॉ आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन। अगर मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बताऊं, इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, अपरिहार्य। प्रत्येक अधिराज्य में राजद्रोह, युद्ध और विधि का उल्लंघन अपरिहार्य है, ऐसा है। अब देखो, वैसे तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो जाती है, इनएविटेबल और एवरी डोमिनियन की बात कर रहे हैं हम। देखते हैं आपका पैसेज क्या कह रहा है। आपका पैसेज कहाँ गए, ओके। इट इज सर्टेन दैट सेडिशन, वॉर एंड कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ द लॉ आर नॉट so much to be imputed to the weakness of the subject as to be the bad state of dominion, for men are not to be born fit for citizenship but must be made so, यानी कि लोग ऐसे पैदा नहीं होते हैं लेकिन उनको बनाया जा सकता है। but man's natural passion are everywhere the same, अगर उनकी वीकनेस जो है उनको प्रिवेल कर लिया जाए, and more offences are committed in the commonwealth than in other, it is certain that the former has neither enough pursued the end of unity and nor free, यानी कि अगर दो डोमिनियन को कंपेयर कर रखा है, एक डोमिनियन में ज्यादा मतलब एक किस्म से ये लगा लो क्राइम्स कमिट होते हैं, और वहां पे क्या है कि दूसरे में क्या होते हैं, यूनिटी से लोग रहते हैं, ज्यादा क्राइम कमिट नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर वो जो पहले वाला था, इट हैज फेल्ड इन मेकिंग क्वाइट गुड इट्स राइट एज अ कॉमनवेल्थ, इसका मतलब वो बात कर रहा है, यानी कि जो भी डोमिनियन है उसका एम क्या होना चाहिए, यूनिटी। और यही कहता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। वैसे तो आप ऑलरेडी पहुंच चुके थे, बट क्या देखने की जरूरत पड़ती है, नहीं देखने की जरूरत पड़ती। अगर दो ऑप्शन बच भी जाते हैं तो बहुत थोड़े एफर्ट्स लगते हैं। अब बताना है फिर से क्या है, अजम्पशंस बतानी, कौन सी अजम्पशंस वैलिड है। इसका मतलब चारों के चारों तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ओके। right to equality should be incorporated into our values and day to day political vocabularies। देखो ये स्टेटमेंट सही लग रही है, क्योंकि आप इक्वल हो, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 भी आपको राइट टू इक्वालिटी देता है और कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एक और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। तो क्या राइट टू इक्वालिटीज हमारी वैल्यू में भी होना चाहिए, हमें समझना चाहिए ना, जैसे हम है वैसे ही दूसरे हैं, तो यानी होना चाहिए। तो ये जनरल स्टेटमेंट लग रही है, ठीक है, इसको ऐसे ही मार्क करो। अभी नहीं पता कि ऑप्शन वो कह रहा है या नहीं कह रहा है। इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल द सिटीजन is an idea that cannot actually be realized even in a democracy, कि डेमोक्रेसी में भी आप क्या कर सकते हो, इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कर रखा है ना, आपके आर्टिकल नंबर 14 दे रहा, इतने लॉ बने हुए हैं, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट तो सीधी बात है, सीधे तौर पे गलत लग रही है। गलत गलत, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। अब या तो 2 सही है या 4 सही है। इक्वालिटी इज ए प्री रिक्वेस्ट फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑफ ए सोसाइटी, बिल्कुल इक्वालिटी तो जरूरी है, तभी तो वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। और कहाँ पे, फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस है। दूसरा कह रहा है अकरेंस ऑफ इनइक्वालिटीज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। अकरेंस ऑफ, अब देख लेते हैं यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है। पहले अब देखो ऑप्शन नंबर 1, और इसमें आपको बात कर रहा है इनइक्वालिटी की, इस ऑप्शन में ये ऑप्शन बात कर रहा है इक्वालिटी की, ये ऑप्शन बात कर रहा है इक्वालिटी की, ये ऑप्शन बात कर रहा है इक्वालिटी की। अगर आपने मेरी जीएस की सीरीज देखी है तो मैंने उसमें ये चीज बोली है कि जो भी कनेक्टेड स्टेटमेंट होंगी वो एक साथ आएंगी, जो भी आपकी कनेक्टेड स्टेटमेंट नहीं होंगी उनको आप एलिमिनेट करोगे, तो इससे सीधा पता चलता है आपका आंसर जाएगा 1 and 4। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि आपका पैसेज क्या कहता है 4 के बारे में और सेकंड के बारे में, ठीक है। अब आपको ये चीज कर लो कि बट आपको क्या होना चाहिए कि जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि राइट टू इक्वालिटी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए आपकी वैल्यू में, और इनइक्वालिटी का आना डेट्रीमेंटल होता है सर्वाइवल ऑफ द डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। इन दो चीजों को देखना है आपको, ओके।
देखो, इनइक्वालिटी वायलेट करते हैं बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, द इक्वालिटी इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन। इक्वालिटी इज अ रिलेशन दैट obtained between person in respect to the fundamental character that they share in the common। equality is more speaking a default principle, therefore person shouldn't be discriminated इस ग्राउंड पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। these feature of human condition are morally relevant, the idea that one should treat person with respect not only because some of these person possess some special feature or talent, for example skilled cricketers, gifted musicians, literary giants, but because persons are human being and it is now a part of the common sense morality। इसका मतलब आपको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, इसलिए नहीं कि उनको कोई गॉड गिफ्ट मिला है, इसलिए कि वो ह्यूमन बीइंग है। इसका मतलब इक्वालिटी आपकी वैल्यूज में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि इनइक्वालिटी वॉयलेट करता है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, बट क्या यहाँ पे इसमें बात की गई है कि कहीं भी स्पेसिफिक में बात नहीं की गई कि इनइक्वालिटी का अकरेंस डेट्रीमेंटल होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका इनकरेक्ट हो जाता है और आंसर आ जाता है आपका 1 एंड सी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, हाँ ये इनकरेक्ट होते ही आपका ये भी चला जाता, आंसर आ जाता 1 एंड सी। ओके, नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स। क्रक्स के बारे में बात कर रहे हैं आप, बेस्ट रिफ्लेक्ट है। ओके ठीक है, वहीं जाओ ऑप्शन नंबर 4 से आप पढ़ना शुरू करो, क्या कहता है। Having a government is a necessary evil because tyranny is inherent in any form of the government। अगर मैं आपके लिए इसको हिंदी में पढ़ूं कि शासन का अस्तित्व एक अपरिहार्य बुराई है क्योंकि शासन के सभी रूपों में निरंकुशता अंतर्निहित होती है। क्या ऐसा है? अपने यहाँ ऐसा है? निरंकुशता है? नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है क्या है, ये स्टेटमेंट में क्या है, गलत हो जाती है। ठीक है, इन एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट टायरनी ऑब्वियस सी बात है होती है, बट हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होती। डेमोक्रेसी में टायरनी कहाँ पे हो गई, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। तो जीएस के नॉलेज जितनी हो सकता है जीएस के नॉलेज अप्लाई करो, बट विद इन पैसेज, पर वो आपको समझ में अभी आ जाएगा। और आप अगर 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के ऐसे करके भी देखो कि आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कैसे स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना है। सी कह रहा है एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स एंश्योर, सभी सिटीजन का इंश्योर करता है परफेक्ट फंक्शनल सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। परफेक्ट डेमोक्रेसी क्या हो सकती है आप बताएं। चाइना के लिए परफेक्ट डेमोक्रेसी कुछ और होगी, हमारे लिए कुछ और होगी, अमेरिका के लिए कुछ और होगी। तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि परफेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है? तो ये भी गलत है। और दूसरा एजुकेशन ही होना क्या ये इंश्योर कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, अब आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड टू। अब देखो वहां पे क्या था, टेंड टू था, देखा था ना पीछे, तो वो क्या था, सही स्टेटमेंट हुआ था। टेंड टू डेट्रियोट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। देखो एक्सेस तो अगर किसी भी चीज का होगा तो वो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है। ह्यूमन सोसाइटी एक्सपेरिमेंट करती है विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक्सपेरिमेंट थोड़ी करते हैं। क्या आपने डेमोक्रेसी, आप एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी हो, क्या आपने सोचा है कि हम एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी से हम मोनार्की पे चले जाए? हम तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर आ जाता आपका बी। बट फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार इसको जाके आपके पैसेज में चेक कर लेंगे ताकि आपको सेटिस्फेक्शन रहे। एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रन इटसेल्फ बाय लिमिटिंग टू नैरोइंग द सर्कल विद इन विच पावर इज कन्फाइंड। ओलिगार्कीज, ओके इन्होंने कंपेयर कर रखा है। एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, ओलिगार्की गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, बट इवन डेमोक्रेसी र्यून इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ देखो इन्होंने बोला ना कि डेमोक्रेसी भी र्यून हो जाती है एक्सेस से। अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आंसर है। Its basic principle is equal right of all to hold office and determine public policy. That this is at first glance delightful arrangement, it becomes disastrous कब बन जाते, because the people are not properly equipped by education to select the best ruler and the wisest courses. The people has no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them. Such a democracy is tyranny और autocracy। तो इन्होंने क्या बोला, यही तो बोला कि किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एक्सेस हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, डेट्रियोट करते हैं। तो स्टेटमेंट बी इज योर करेक्ट। ठीक है, ओके ओके, अब ये भी देख लेते हैं आपका 41 क्या कहता है, सेंट्रल आइडिया बताता है क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, द आइडिया ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्या गलत है क्या सही है, आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ओके ठीक है, नहीं पता क्या कह रहा है ये ऑप्शन, सॉरी मतलब पैसेज।
मैन इज इनहेरिटली इमोरल और सेल्फिश इन ए नेचुरल स्टेट। क्या आप सेल्फिश और इमोरल हो? बिल्कुल नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट को गलत काट लेके चल रहा है, ये पैसेज में बिल्कुल भी नहीं होगा। Unless a ruling authority decide as to what is right or wrong, no man would be morally right। जब तक कि क्या हो, जब तक एक रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड नहीं कर देती व्हाट इज राइट और रॉन्ग, जब तक कि कोई आदमी मोरली राइट हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, ये भी गलत है। अथॉरिटी कौन होती है डिसाइड करने वाले? कि आपके अंतरात्मा की आवाज, कोई आवाज नहीं होती? कि आपके बड़े कोई नहीं होता? तो व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग अथॉरिटी? ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अगर आप कुछ गलत करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ही फील हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए आप गलत हो या सही हो ये जानने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी रूलिंग अथॉरिटी की परमिशन आपको चाहिए, या वो आए और वो बताए कि तुमने गलत किया है या तुमने सही किया है। शीशे के सामने जाओ, खुद ही पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है द कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग आइडिया एग्जिस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। अब ये तो सही है, क्योंकि जब अगर आप बात करोगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, उस टाइम पे सब शिकार करते थे, खा रहे थे, मतलब जानवरों को खा रहे थे। फिर उसके बाद चीजें आगे आगे बढ़ी, तरीका उनका अलग से चेंज हुआ। फिर चीज पहले के टाइम पे जो सही लग रहा था आगे आगे के टाइम पे वो गलत लग रहा है। तो मतलब वो वाली चीज हो जाती है कि ये तो तभी आया ना जब स्टेट एग्जिस्ट में आया। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है। अब ये तो दो बिल्कुल ही गलत हो गई। यानी कि पहला क्या है, इन्होंने बताया आपको क्या ढूंढना मैसेज में कि राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट आया है इसलिए है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुई है। दूसरा आपको ये ढूंढना है कि राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट जरूरी है आपकी सर्वाइवल के लिए। कई लोग राइट और रॉन्ग में पढ़ते ही नहीं है भाई, उन्हें अपने काम से मतलब होता है। नथिंग कैन एग्जिस्ट इन नेचुरल स्टेट विच कैन बी कॉल्ड और गुड और बैड। मतलब गुड और बैड किसी को कहा जाए ऐसा है ही नहीं उसमें, ठीक है। सिंस एवरी मैन हु इज इन ए नेचुरल स्टेट कंसल्ट ओनली, वो अपनी खुद की एडवांटेज देखता है, वो खुद से डिटरमाइन कर लेता है गुड और बैड क्या होता है उसकी अपनी फैंसी के अकॉर्डिंग, एंड इन सो फार ही हैज रिगार्ड फॉर हिज ओन एडवांटेजेस अलोन, hold himself responsible to no one save himself by any law। Therefore, sin cannot be conceived in a natural state but only in a civil state। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये आपको बोल रहे हैं ना, अपराध वो सिर्फ एक सिविल स्टेट में ही कंसिडर किए जाते हैं, which is decreed by common consent but is good or bad and each one hold himself to be responsible of the state। इसका मतलब क्या है, राइट और रॉन्ग का जो कंसेप्ट आया है वो आया ही किस लिए है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के हिसाब से। यानी कि 41 का आंसर क्या आ जाता है आपका, आंसर नंबर ए। अब बात कर लेते हैं 42nd की, बेस्ट रिफ्लेक्ट रेशनल प्लॉजिबल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात कर रखी है, ठीक है। ओके, अब 5 के 5 इसमें बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, इसको आप चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा एक्सेस ग्लोबलाइजेशन जरूरी नहीं है। चाइना के लिए क्या ग्लोबलाइजेशन बेस्ट नहीं है उसके इंटरेस्ट में? बिल्कुल। आप किसी हर कंट्री के बारे में कैसे कह सकते हो? हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री को ज्यादा फायदा हो, ऐसा हो सकता है किसी कंट्री को कम फायदा हो, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सबके लिए ही अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कोई भी अगर आप घर में भी कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो किसी एक बंदे के लिए गलत हो सकता है, 4 बंदों के लिए सही भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका ऑप्शन नंबर यहीं पे ए गलत हो जाता है। गलत होते ही आपको पता चल के आपका ऑप्शन नंबर सी 2, 3 एंड 5 इज योर राइट आंसर, ठीक है। इसका मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंगली बरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर, बिल्कुल सही बात है। इनोवेशन कैपिटल हैव इम्पिंग्ड ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक पॉलिसी ऑन एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन। अपनी खुद की करोगे तो फिर वही बात है, ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा? तो फोर्थ वन क्या होता है आपका, रॉन्ग हो जाता है। तो इसी तरह से देखना है। तो समटाइम आपको देखने की जरूरत होती है आपके पैसेज, समटाइम बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।